हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर फ्रॉम जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी, एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्शालय। हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट 7 का चैप्टर 5 देख चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और चैप्टर 6 अब हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका ये थर्ड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, किस किस तरह से क्या क्या बायोलॉजी के पार्ट्स मॉलिक्यूलर बेसिस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा डीएनए पैकेजिंग, भी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। सेकेंड पार्ट में हमने देखा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूफ किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन के बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन से, ट्रांसडक्शन के रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूफ किया गया कि फाइनली दिस इज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली कि यस, दिस इज द डीएनए, जो मेंडेलियन रूल्स भी फॉलो करता है, जीन का भी काम करता है और मेंडेलियन फैक्टर का भी काम करता है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं, आज हम अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, डीएनए आरएनए बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, केमिकल नेचर, सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इतना हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि हमने देखा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है, तो जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। इसमें हमने देखा कि दे मस्ट हैव स्टेबल स्ट्रक्चर, दे मस्ट be capable of replicating themselves, they must be capable of showing having scope for certain variations and mutations, जिनसे कि स्लो बट वो वेरिएशंस, वो म्यूटेशंस एरर्स के रूप में भी हम उसको मान सकते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसेसिंग हो रही है उसमें छोटे छोटे म्यूटेशनल चेंजेस हैं, जिनके साथ कोप कर सके ऑर्गेनिज्म, और स्लो न्यू वेरिएशंस रिजल्ट हो, जिसके जो बेसिस ऑफ इवोल्यूशन बनता है और न्यू स्पीसीज के ओरिजिन में हेल्प करता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डीएनए और आरएनए दोनों फुलफिल करते हैं, बट स्टेबिलिटी वाइज डीएनए ज्यादा स्टेबल है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो मॉडर्न साइंस के मेथड्स हैं, जो साइंस के जो हाइपोथेसिस बनते हैं, जो एक्सप्लेनेशंस बनते हैं, उनमें पहले हम इन्फर करते हैं, तब ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में से अब हम शुरू करते हैं, जिनको कि वॉटसन एंड क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ये जो डबल हेलिकल मॉडल है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स देख चुके हैं। 2 स्ट्रैंड के बने हुए होते हैं, ये एंटी पैरेलली रन करते हैं, एक एंड 3 एंड से 5 एंड की तरफ जा रहा है, तो दूसरा 5 एंड से 3 एंड की तरफ जाएगा। बीच में ये नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होते हैं, AT, TA एंड CG, GC। और ये बिल्कुल इनका डिस्टेंस फिक्स होता है, इनके ये बीच का डिस्टेंस, ये बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, एक हेलिक्स का डिस्टेंस, ये सारा मेजरमेंट हम देखते हुए आ रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट, डीएनए रिप्लिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि डीएनए डॉटर डीएनए जो बनता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, और कैसे इस तरह का सेमी कंजर्वेटिव डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस, जो फाइनल काम है डीएनए का या जीन का, जीन जो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। और वो प्रोटीन का सिंथेसिस हम देखेंगे इसके बाद सेंट्रल डॉगमा में, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और डीएनए की सारी एक्टिविटीज एनकोडेड हो जाती है इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का रिजेम्बलेंसेस भी होता है, वेरिएशंस भी होते हैं, कार्बन कॉपीज नहीं बनते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, और इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, हम एक ही स्लाइड से, एक ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से देख रहे हैं, ताकि जो आगे पीछे की जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी जब हमें देखना हो तो हम वहां तक जा सकें, वहां तक पहुंच सकें। सो दिस इज नाउ वी हैव डन अप टू हियर। डीएनए पैकेजिंग हम देख चुके हैं कि डीएनए बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है इसका स्ट्रैंड, जिसे
पैक करना होता है छोटे से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोइड में या न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, और इस तरह से वो स्टोर्ड रहते हैं नॉर्मल रेस्टिंग फेज में। और जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है तब ये क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिड्स सेपरेट होना शुरू होते हैं माइटोसिस और मियोसिस के दौरान। तो वहां से हमारा शुरू होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के जेनेटिक मटेरियल्स कैसे डीएनए के रेप्लिकेशन से प्रूफ होते हैं, जेनेटिक क्वालिटी, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम देखेंगे। सो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम आगे क्या क्या देखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वॉटसन एंड क्रिक, वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये वॉटसन है एंड ये क्रिक हैं। इन्होंने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का स्ट्रैंड बताया था, जिसमें दो एंटी पैरेलली इस तरह से लिपटे हुए बट बिना चिपके हुए, बिना ज्वाइन किए हुए दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड के फॉर्म में होते हैं, जिनका एक स्ट्रैंड 5 स्ट्रैंड टू 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की तरफ जाता है। एंटी पैरेलल का मतलब है कि दोनों अपोजिट एंड्स चलते हैं। 5 एंड, अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 जा रहा है तो दूसरा 3 एंड टू 5 एंड होगा। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये 5 एंड क्या है, 3 एंड क्या है, कार्बन एटम्स कहाँ कहाँ रहते हैं, ये इस तरह से। तो डीएनए का स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए किस तरह से स्टेबिलिटी दिखाता है, कैसे अपनी तरह के रिप्लिका प्रोड्यूस करता है अपने को टेम्पलेट बना करके, इसके लिए 3 मॉडल्स प्रपोज किए थे। फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, जिसमें ये पुराना जो डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है, वो अपने आप को कंजर्व करते हुए जो नया डीएनए है वो बना लेता है। तो ये डार्क ब्लू पेरेंटल डीएनए है, ये लाइट ब्लू नया डीएनए है। और इस तरह से 2 जनरेशंस में ये भी एक चीज आप नीट के का एक पॉइंट लिखा हुआ है जो आपको सिर्फ याद कर लेना है कि एक रेप्लिकेशन का जो साइकिल होता है वो 20 मिनट्स का होता है। और यूजुअली जैसे मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन पढ़ा था, तो चूंकि हमने पहले भी देखा है कि मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं क्रोमोसोम्स भी, डीएनए भी, डीएनए के स्ट्रैंड्स भी, तो सेकेंड जनरेशन तक हम जाकर के कंफर्म करते हैं अपने फाइंडिंग्स को। तो पहला जनरेशन में हो गया, पुराने डीएनए से नया डीएनए बन गया, और सेकेंड जनरेशन में फिर पुराना डीएनए है और नया डीएनए फिर अपनी तरह के स्ट्रैंड्स बनाता जा रहा है। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ नहीं हुआ, और ये मॉडल ये भी नहीं प्रूफ करता है कि कैसे ये स्ट्रैंड्स बने, कैसे नया पुराने स्ट्रैंड से नया स्ट्रैंड बना, कैसे उसमें म्यूटेशंस हुए, कैसे वेरिएशंस हुए, कैसे न्यू कैरेक्टर्स दिखे। और ना तो वो बिल्कुल अलग हुआ पहले वाले से, ना बिल्कुल नया बना, पर ये सारे क्वालिटीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर सेकंड मॉडल जो था, दैट इज द डिस्पर्सिव मॉडल, जिसमें वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। ये सारा हम डिटेल्स में आगे के स्लाइड्स में बहुत डिटेल में देखेंगे। पहले हम झट झट एक बार बता दे रहे हैं मैं आपको, आपके समझने के लिए, और उसके बाद स्टेप वाइज हम देख लेंगे 2 स्लाइड्स में, एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स। एक्चुअली ये 31 स्लाइड्स हम जब शुरू कर रहे हैं तो 39 स्लाइड तक में प्रैक्टिकली सारे स्लाइड्स में आपको डिटेल्स दिए हुए हैं आपके अपने नोट्स के लिए। बल्कि 48 स्लाइड से लेके 48 तक में डेप्थ में नोट्स दिया हुआ है, बीएससी के लेवल पे, नीट के लेवल पे। अदरवाइज एनसीईआरटी के लिए 39 स्लाइड तक आपको जानना काफी है। सो लेट अस कम बैक, अभी हम वहां जाएंगे। हम डिस्पर्सिव देख रहे थे। डिस्पर्सिव में ये पुराना मेथड, पुराना डीएनए है डार्क ब्लू। ये डार्क ब्लू डीएनए डिस्पर्सिव मेथड में ये कहता है कि बीच बीच में टूट जाता है, और ये जो लाइट ब्लू सेगमेंट्स बन जा रहे हैं ये टूटते हैं और फिर जुड़ते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो नए स्ट्रैंड्स बनते जाते हैं। और इस तरह से F1 जनरेशन में 2 स्ट्रैंड बने, कुछ पुराने कुछ नए, कुछ पुराने कुछ नए, और इन्हीं से फिर सेकेंड जनरेशन में भी वैसे ही बने। डेफिनेटली सेकेंड जनरेशन में नए स्ट्रैंड ज्यादा बड़े होते हैं और पुराने स्ट्रैंड छोटे होते हैं। तो ये तो नीट ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो नीट का के सिलेबस में लिखा हुआ है, जो आपको याद रखना चाहिए। हम आगे भी देखेंगे, बट ये दिस इज अन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट
कि जैसे जैसे डीएनए के जनरेशंस आगे बढ़ते हैं, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसका अमाउंट पहले 50%, फिर 25%, फिर 12.5%, इस तरह से कम होता चला जाता है परसेंटेज। दैट वी विल सी जब हम मेसेल्सन स्टॉल्स एक्सपेरिमेंट जिससे ये प्रूफ हुआ वो आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया कंजर्वेटिव मेथड, डिस्पर्सिव मेथड, एंड फाइनली जो प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया और जो डीएनए के स्ट्रक्ट प्रॉपर्टी को किस तरह से कैरेक्टर्स इनहेरिट करते हैं, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में भी कार्बन कॉपी भी नहीं होते हैं, नए नए म्यूटेशनल चेंजेस भी दिखते हैं, मिनिमम एरर होता है, बट एरर रेक्टिफिकेशंस भी साथ साथ होता चलता है जिसको हम प्रूफ रीडिंग कहते हैं, और कुछ एरर्स म्यूटेशंस या रिकॉम्बिनेशंस के फॉर्म में इंसिस्ट भी करते हैं, परसिस्ट भी करते हैं, जो इवोल्यूशन का बेस बनते हैं। तो इन सब चीजों को जो एक्सप्लेन करता है मेथड, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा, आधा पेरेंटल आधा नया। जैसे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है डार्क ब्लू में, इससे ये दोनों डार्क ब्लू पेरेंटल स्ट्रैंड अलग होते हैं, ये अपना नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक अब आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है सी। तो इस तरह से ये प्यूरीन प्यूरीन पैरामिडीन बेसिस, बाकी तो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन तो सब में एक जैसा है। तो जब ये नए बनते हैं तो इस तरह से F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन, जिसको आप यहाँ एक्चुअली इसको F1 जनरेशन हम मेंशन नहीं करते हैं, बट ये मेंडल में था, बट फर्स्ट जनरेशन ऑफ रेप्लिकेशन में एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है, एक पुराना स्ट्रैंड है, एक नया स्ट्रैंड है। और सेकेंड जनरेशन में पुराने स्ट्रैंड एक एक रह गए हैं और बीच में दो नए स्ट्रैंड बन गए हैं विथ न्यू कॉम्बिनेशंस। इस दिस कॉम्बिनेशन हम नहीं कह सकते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बना था सेकेंड उसी की तरह के, क्योंकि ये स्ट्रैंड पेरेंटल की तरह काम करने लगता है तो दोनों में एक एक चला गया। तो इस तरह से सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो बना है ये वॉटसन एंड क्रिक के हिसाब से, इनके हिसाब से काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, और मेथड ऑफ किस तरह कैरेक्टर्स इनहेरिट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स और हेरिडिटी का क्या हो सकता है, इन सब चीजों को बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आए वेसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958, ये सारा 1953 52 53 तक का वर्क है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का में सेमी कंजर्वेटिव मेथड का एक्सप्लेनेशन वॉटसन एंड क्रिक ने दिया और उसको ज्यादा एक्सेप्टेबल बताया, बट प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया था। प्रैक्टिकली प्रूफ किया कि यस, DNA replicates in a semi-conservative method. It has been proved by Meselson and Stahl in 1958. दे हैव ग्रोन, इन्होंने बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए जिसमें उन्होंने N14 जो नॉर्मल NH4Cl का मीडियम होता है जिसमें ग्रो होते हैं इश्चेरिशिया कोलाई, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया। ई कोलाई को नॉर्मली जो ग्रो होता है NH4Cl के मीडियम में, इसमें N नॉर्मली N14 होता है, बट स्पेसिफिकली मेसेल्सन एंड स्टॉल ने ग्रो कराया NH4Cl के ऐसे मीडियम में जिसमें N15 आइसोटोप लैडन किया N14 के की जगह पे। तो N15 N14 की तुलना में ज्यादा हेवी होता है, तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन में ये नीचे बैठेगा। आगे एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स हम देखेंगे। और इस तरह से N14 एंड N15 के मीडियम को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सीजियम क्लोराइड के मीडियम में सेंट्रीफ्यूगेशन करके, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन हम इसके पहले भी देख करके आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन के एक्सपेरिमेंट्स में, कि हेवी मेटल प्रेसिपिटेट कर जाता है और लाइट मटेरियल ऊपर रहता है सुपरनेटेंट। तो वही थ्योरी यहाँ भी अप्लाई की गई बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल, और ये ऑब्जर्वेशन उनको मिला। अगर ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड नहीं होता तो इस तरह का कैरेक्टर्स मिलता जिसमें टूट टूट करके आ रहे हैं, जो नहीं मिला था। दिस वाज नॉट ऑब्जर्व्ड।
ये इस तरह का रिजल्ट्स ऑब्जर्व किया गया, जिसमें पहला जनरेशन में एक नया एक पुराना था और दूसरे जनरेशन में दोनों तरह के बने। तो इसका डिटेल्स भी हम इसके बाद देख लेते हैं। तो दिस इज द Michelson and Stahl experiment, and in last we will see the mechanism of DNA replication. अब ये तो प्रूफ हो गया कि यस, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए रिप्लिकेट करते हैं, बट वो रिप्लिकेशन का ओवरऑल प्रोसेस क्या क्या होता है उसको कहा गया मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। और उसके लिए 7 स्टेप्स with the help of 6 enzymes and certain biochemical molecules like ATP, then SSBP, that is single stranded binding proteins, and there are certain other types of मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, जिसको हम कलेक्टिवली भी बहुत बार, जैसे एंडोन्यूक्लियस जब हम यूज करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम जो तोड़ता है न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रैंड को, तो लाइक दोज एंजाइम्स दे एक्ट ऑन डीएनए स्ट्रैंड और एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में पूरा डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो दैट वी विल सी। अब हम यहाँ से एक एक करके देखें, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम डिटेल्स, ये लैंग्वेज आप यहाँ से लीजिएगा। हमने मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल परफॉर्म्ड the experiment in 1958. They have grown E. coli in the medium of 15 NH4Cl, that is ammonium chloride. जो यहाँ पे this won't be 1, this will be L. This will be L. NH4 जो यहाँ पे सोडियम अमोनियम क्लोराइड दिया गया है, उसमें लैडिन किया गया है N15 हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को। इसको लिया गया है सोर्स ऑफ जनरेशन या मीडियम ऑफ फर्स्ट कल्चर, सबसे पहले कल्चर करने के लिए Escherichia coli के, और सेवरल जनरेशंस, ऑलमोस्ट अबाउट 14 जनरेशन तक इनको ग्रो करते रहा गया है, ताकि बिल्कुल heavy molecule can be distinguished clearly from the normal DNA by, उसके बाद इनको सेंट्रीफ्यूज किया गया इन अ मीडियम ऑफ सेजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट। यहाँ इसके बाद इनको लिया गया एक सेजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट के मीडियम में, और उसके बाद ये देखा गया कि ये इसको करीब करीब 14 जनरेशन तक ये प्रैक्टिकल्स कन्वर्ट रन किए गए सेवरल जनरेशंस में। इट मे बी अप्रोक्सीमेटली 14 जनरेशंस तक किया गया। इसमें करीब करीब हर स्टेप पे कई कई जनरेशंस तक के हम पहले भी देख करके आए, मेंडल भी तो वही कर रहे थे ना, जनरेशन टू जनरेशन प्योर फॉर्म्स हाइब्रिड फॉर्म्स को आइसोलेट करने के लिए कर रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे ई कोलाई या Escherichia coli को भी NH15 NH4Cl के मीडियम में भी कई जनरेशंस लिया गया। उसके बाद इनसे जो बैक्टीरिया मिले उनको फिर 14 NH4Cl के मीडियम में ग्रो कराया गया कई जनरेशंस तक, और बहुत ही पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिले। N15 हेवी होता है, N14 लाइट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे अगेन ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन हम पहले भी देख चुके हैं। सुपरनेटेंट हल्का N14 ऊपर चला जाता है, N15 नीचे सेटल कर जाता है, और जो नीचे सेटल कर जाता है उन बैक्टीरिया को जब लेकर के उनका डीएनए की स्टडी की गई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए। दैट इज यहाँ पे जैसे ये देखिए जनरेशन 0 में 15N का बैक्टीरिया को लिया गया, जो सबसे पहले यहाँ 15N ई कोलाई को ग्रो कराया गया है N15 मीडियम, देन इसको ट्रांसफर किया गया है 14N वाले मीडियम में। आफ्टर सेवरल जनरेशंस इसको 14N वाले मीडियम में वो बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया गया जिसने अब्सॉर्ब कर लिया था N15 नाइट्रोजन को। अब इस N15 वाले बैक्टीरिया को N14 में जब ग्रो कराया गया कई जनरेशंस तक, देन इट हैज बीन ऑब्जर्व। इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज कराया गया, और सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद जो रिजल्ट मिला दैट वाज दिस सेमी कंजर्वेटिव मेथड 15N से जो दो फर्स्ट जनरेशन में 2 स्ट्रैंड मिले, दोनों हाइब्रिड थे, हाइब्रिड प्योर ब्रीड। ये सारी चीजें आप यू मस्ट रिकॉल, जब हम एकदम मेंडेलिज्म प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे थे तभी हम वही हाइब्रिड
भले वो कैरेक्टर्स के लिए था, यहाँ डीएनए के स्ट्रैंड्स के लिए है, बट स्टिल ये जहाँ जब दो तरह के स्ट्रैंड्स मिल रहे हैं तो दिस इज अ हाइब्रिड। इसको जब कंजर्वेशन करके सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है तो देखा गया है कि हेवी स्ट्रैंड्स N15 के नीचे बैठ जाते हैं, लाइटर स्ट्रैंड्स N14 के ऊपर की तरफ आ जाते हैं टेस्ट ट्यूब्स में, और इन बिटवीन एक बैंड की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। दैट दैट इज द हाइब्रिड, जिसमें एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, एक नया कॉम्बिनेशन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया गया कि ये जो जनरेशन 1 में एक पुरान पेरेंटल स्ट्रैंड ये है ग्रे कलर का, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बना है। ये दोनों हाइब्रिड ऑब्जर्व किए गए, और जनरेशन 2 में दो हाइब्रिड और दो 14N, क्योंकि आपको अगर याद होगा जनरेशन 2 ग्रो कराया गया है इन N14। जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 ये दोनों प्रैक्टिकल्स किए गए, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इन N14 मीडियम इकोलाई को ग्रो कराया गया है। सो दिस एक्सप्लेनेशन is saying after two generations, half low density DNA, half intermediate DNA. Low density DNA हो गया N14 और हाफ इंटरमीडिएट हो गए ये N15 N14 के हाइब्रिड डीएनए हो गए। इस तरह का ऑब्जर्वेशन दो जनरेशन में किया गया, और इसको इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है तो इस तरह का रिजल्ट मिलता है। एक 15N होता, बाकी तीन 14N हो जाते। डिस्पर्सिव होता तो सारे के सारे हाइब्रिड होते, ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। दैट इज इन्फरेंस एंड ऑब्जर्वेशन का जो थ्योरी था वो यहाँ पे सही आया। दो हाइब्रिड हैं 50% और दो N14 वाले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। तो दिस इज द मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्रूफ किया गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रिप्लिकेट करता है। अब हम देखते हैं इसके बाद कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है इसके स्टेप्स क्या हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे ये मिसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट हो गया, एंड नाउ दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स एंड सर्टेन केमिकल बायोकेमिकल्स हेल्प करते हैं इस पूरे मेथड को। डीएनए का जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है उससे नए स्ट्रैंड बनते हैं with the parental combinations as well as new combinations. This details we will see. Now let us see मिसेल्सन स्टाल्स एक्सपेरिमेंट हम देख चुके। अब इसके बेसिस पे अब हम मैकेनिज्म ऑफ, लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो बिफोर वी गो इनटू द स्टेप वाइज मैकेनिज्म, जो हम एक स्लाइड दो स्लाइड में हम ने लिख करके आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट उसके पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें डीएनए का डायरेक्शनैलिटी, दैट इज एंटी पैरेलल पोलैरिटी, जो हम देखते हुए आ रहे हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर को जो ये इस तरह से हेलिकली रैप्ड होते हैं, अगर हम उसको हाइपोथेटिकली स्ट्रेट करके इमेजिन करें तो इस तरह से वो दिखता है। तो रेप्लिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्ट्रक्चर के, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो खास बातें पाई जाती हैं उसको हम जल्दी से एक बार चेक कर लें। पहला तो एक स्ट्रैंड दे रन एंटी पैरेलली, 5 स्ट्रैंड 3 स्ट्रैंड के पैरेलल में होगा, 3 स्ट्रैंड 5 स्ट्रैंड, इसको 3 प्राइम एंड या 3 एंड 3 प्राइम, सॉरी 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 5 प्राइम 3 प्राइम या 3 एंड 5 एंड, इस तरह कई तरह से डिनोट करते हैं अलग अलग तरह से। So one strand runs from 5 end to 3 end, that is 5 prime to 3 prime, another from 3 to 5. Each strand made up of nucleotides, ये तो well known है। हर strand nucleotides का बना हुआ होता है, जिसमें शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है और नाइट्रोजनस बेसिस का बेस पेयर है। Strand are complementary to one another, that is 5 end and 3 end. Each strand is made up of nucleosides and nucleotides, and the strands are complementary to one another. 5-3 style has to do with the nucleotide bases that make up each DNA strand, that is A, T, C, G, ये complement करते हैं bases एक दूसरे को। Each nucleotide is made up of 5 carbon sugar, a phosphate group, nitrogenous base that forms the nucleotide. On sugar molecule, carbon 3 is connected to hydroxyl group, carbon 5 is connected to phosphate group. ये आपको याद कर लेना चाहिए। कार्बन 3 कनेक्ट रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और कार्बन 5 कनेक्टेड रहता है
फॉस्फेट ग्रुप से इस हर न्यूक्लियोटाइड में. When nucleotide come together to form a strand, the phosphate group of one nucleotide connects with the carbon 3 of sugar of another nucleotide. So the nucleotides have to be connected in a specific way, giving DNA directionality as shown in the figure. इस फिगर में जैसे दिखाया हुआ है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, इनके 5-3 एंड इस तरह से चलेंगे, 5-3 एंड टू 5 एंड. डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ये सारा हम देखते हुए आ रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट एंटी पैरेलल 5 एंड टू 3 एंड. सो यहाँ हो गया ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हमने झट से देख लिया. अब डीएनए के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, दैट इज डीएनए इज सेल्फ रिप्लिकेटिव, ऑकर्स इन एस फेज ऑफ लाइफ साइकिल. सेल डिवीजन जब शुरू होता है, सेल साइकिल जब शुरू होता है, तो उसका जो सिंथेटिक फेज है इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन हमेशा होता है. आपको याद होगा, सेल साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेजेस, G1 स्टेज, G2 स्टेज एंड सिंथेटिक फेज, और G0 फेज भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है इसको. नाउ दीज ये थिंग हम देख चुके हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव मॉडल. इट टेक्स ओनली अ फ्यू मिनट्स इन प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में बहुत कम समय लेता है, करीब 20 मिनट्स लेता है एक जनरेशन, एक रिप्लिकेशन साइकिल कंप्लीट होने में, बट इट मे टेक आवर्स इन यूकैरियोट्स. अब ये थोड़ा आपको याद रखना होगा कि जो रिप्लिकेशन है उसके कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट में. सबसे पहला डिफरेंस तो अब आपको याद ही होगा कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में ही जीनोम पाया जाता है, तो वो साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि यूकैरियोट में जीनोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होगा. डीएनए undergoes semi conservative replication. One strand is same as one of the strand, while other is complementary, and replication always occurs 5' to 3' डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना चाहिए. डीएनए कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ एज इट टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, वन कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट. दो स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं, और उसके बाद ये दोनों स्ट्रैंड अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं. बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे बायो केमिकल्स हेल्प करते हैं. अनजिपिंग होती है, अगर एक लाइन में हम डीएनए रिप्लिकेशन बोलें तो डीएनए रिप्लिकेशन एक ओआरआई या ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिप्लिकेशन से शुरू होता है. वहां से बहुत सारे एंजाइम्स की सहायता से एक इन्वर्टेड वाई की तरह का स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज कॉल्ड एज रिप्लिकेशन फोर्क. और यहाँ से ये जो जगह है, यहाँ पर एक एंजाइम हेलिकेज काम करता है, वो धीरे धीरे खोलता जाता है. जिप खोल आपने भी खोला होगा, एक जो पॉइंट जिसको पकड़ के जिप खोला जाता है वो एक एंजाइम हेलिकेज करता है, और इस तरह से ये एंजाइम खोलता चला जाता है डीएनए के स्ट्रैंड को, और 2 स्ट्रैंड खुलते हैं, दोनों अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं. हालांकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बहुत ही अलग तरह से बनते हैं, एक कंटिन्यूअस बनता है, एक डिसकंटिन्यूअस बनता है, और डिसकंटिन्यूअस वाले बाद में जुड़ते हैं, कंटिन्यूअस वाला नॉर्मल बनता है, और अल्टीमेटली टिप पे पहुंच करके दोनों जिप अलग हो जाते हैं, और तो ओवरऑल डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है. तो ओवरऑल प्रोसेस के 7 स्टेप्स को हम अब देख लेते हैं जरा फटाफट एक साथ. I've tried to make you understand the 7 steps with the enzymes used and the replication mechanisms. मैंने कोशिश की है कि ये 2 स्लाइड में आपको समझा दें. इसके बाद के जितने स्लाइड्स हैं वो आपके नोट्स के लिए हैं, पॉइंट्स लेने के लिए हैं. कुछ स्लाइड्स जैसा मैंने पहले आपको बताया 39 तक के तो एसेंशियल पॉइंट्स हैं आपके. 39 के बाद से 40 to 48 तक के जो 8 स्लाइड्स हैं वो बहुत डेप्थ में है बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और नीट के प्रिपरेशंस के पॉइंट्स में भी आपको वो हेल्प करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. First step is the activation of all nucleotides, that is DNTPs. DNTPs क्या हो गया? डाई न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट्स. 4 तरह के
डीपीज होते हैं जो टीपीज में कन्वर्ट होते हैं। आप जानते हैं, ये हम लोग पहले भी देख करके आए हैं जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हालांकि वहां पे हमने सिंथेसिस नहीं देखी थी, तो अब आपको ये जानना चाहिए कि ड्यूली प्रेजेंट है जब इनएक्टिव स्टेज में, जब डीएनए डिवीजन के लिए नहीं तैयार है, तब जब रेप्लिकेशन के लिए नहीं तैयार है, डिवीजन मतलब रेप्लिकेशन के लिए नहीं तैयार है, तो इनएक्टिव फॉर्म्स में डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी, दैट इज डीऑक्सी एडेनाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनाइन मोनोफॉस्फेट, साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिन मोनोफॉस्फेट है। इनमें एटीपी की सहायता से इनको फॉस्फोरिलेट किया जाता है, फॉस्फोरिलेज एंजाइम की सहायता से। तो फर्स्ट एंजाइम आ गया, दिस इज द फर्स्ट एंजाइम फॉस्फोरिलेज, जो एटीपी के हेल्प से इनको कन्वर्ट करता है, सॉरी, एक्टिव डीएनटीपीज में, डीपीज को टीपीज में कन्वर्ट करता है, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। ये एजीसीटी को फिर से बार बार हर बार हमको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बनता है फॉर्मेशन ऑफ ओ आर आई। दिस इज, ये हम ने पहले भी आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको कहते हैं, ओ आर आई। दैट इज एक ओरिजिन पॉइंट बनता है। अब ये प्रोकैरियोट्स में इस तरह से बनता है, एक बबल की तरह रेप्लिकेशन बबल बनता है। ये एक, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये जो सर्कुलर डीएनए है ये थोड़ा सा उभार इसमें आता है, और इस तरह से एक, इसको थीटा मॉडल भी कहते हैं। अब ये देखने में आपको थीटा की तरह दिख रहा है, यहाँ नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ नया स्ट्रैंड बनेगा, ये ओरिजिनल जो सर्कुलर डीएनए है। सो दिस इज कॉल्ड एज थीटा मॉडल। जबकि यूकैरियोट्स में, अब यहाँ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ओरिजिन पॉइंट बनता है, जबकि यूकैरियोट में ओआरआई और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट्स कई एक बनते हैं। ये लीनियर होता है और कई एक ओरिजिन पॉइंट्स बनते हैं यूकैरियोट्स में। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ ओआरआईज हुए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बने, दैट took that happened with the help of another enzyme. This is the second enzyme. पहला था phosphorylase. Second enzyme is endonuclease. endo मतलब inside, nuclease मतलब nucleus के अंदर जो तोड़ता है। ये प्रोकैरियोट्स में वैसे ये न्यूक्लियस इसको कहा जाता है। एज मतलब वो एंजाइम्स हमने पहले भी आपको बताया जो लाइटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, दैट इज डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एंडोन्यूक्लियस ओरिजिन पॉइंट जो बनाते हैं, ओरिजिन फोर्क जो बनेगा, इस, ये स्ट्रैंड है मान लीजिए, तो ये स्ट्रैंड अलग होना शुरू होगा। ये जो मैं लिखती हूँ ना, तो इतना गंदा लिखती हूँ, इसलिए मैं पहले से लिख करके लाई हुई हूँ कि आपको, ये जब मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये जब अलग होना शुरू होगा, तो ये जो पॉइंट जहां से ये अलग होना शुरू होगा, दिस इज द ओ आर आई। और ये ओ आर आई को बनाता है सब, यहाँ पे जो निच बनता है, दैट इज यहाँ पे जो ब्रेकेज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके, वो करता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस तोड़ता है, और कहाँ तोड़ता है? आपको याद होगा, हम अभी भी देखते हुए आ रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस पेयर्स बनते हैं, ए के साथ टी, टी के साथ ए, और जी के साथ सी, सी के साथ जी। तो ए टी 2 बॉन्ड से जुड़े होते हैं और सी जी 3 बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो प्रेफरेबली एंडोन्यूक्लियस जो वीकर पॉइंट है, जहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर होगा तोड़ने के लिए, उस जगह से ब्रेकिंग फर्स्ट ओरिजिन बना, सॉरी, इंसीजन करता है एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट इंसीजन, दैट इज द सेकंड एंजाइम दैट क्रिएट्स दैट ब्रेक्स हियर विद द हेल्प ऑफ द एंडोन्यूक्लियस। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ए टी के बीच का टूटता है सबसे पहले। उसके बाद ये अनवाइंडिंग वहां से शुरू होती है, और ये आगे प्रोसीड होती है, अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड शुरू होता है। ये जो जिप की तरह दोनों एक दूसरे पर रैप थे, ये दोनों अलग होना शुरू करते हैं, और ये काम करता है थर्ड एंजाइम, दैट इज द हेलिकेज। दिस इज द थर्ड एंजाइम
जो अलग करना शुरू करता है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में अनवाइंडिंग शुरू होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को अब तोड़ता जाता है हेलिकेज, और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड अलग होते जाते हैं। नाउ इन द फोर्थ स्टेप, बाय द यूज ऑफ एसएसबीपी। एसएसबीपी इज, अब ये दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, तो ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंड हो गया। तो ये जो अब यहाँ पे इन स्ट्रैंड्स पर कुछ जुड़े हुए होते हैं एसएसबीपी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, दीज आर द एसएसबीपीज। ये एसएसबीपीज दे प्रिवेंट्स अनकॉइल्ड स्ट्रैंड्स टू रीजॉइन, ये इंटरकॉइलिंग को रोकते हैं। ये जो बायोकेमिकल्स अभी मैंने आपको बताया कि कुछ एंजाइम्स भी वहां पे हैं और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ और भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इस पूरे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट आता है एसएसबीपीज। दीज एसएसबीपीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स। इसको मैंने जैसा आपको बताया आगे के स्लाइड्स में इसके टाइप्स एंड पूरे प्रोसेस में डेप्थ में जाकर के भी पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। एस टर्मिनस, टस टर्मिनल, ट टर्मिनस कैसे दोनों मिलते हैं, ये सारा भी आप ले सकते हैं। बट आपके एनसीईआरटी के सिलेबस या सीबीएसई के सिलेबस के मुताबिक इतना जानना आपके लिए काफी है कि एसएसबीपीज की सहायता से इंटर कॉइलिंग को रोका जाता है। अब अलग हुए तो यहाँ पे फिर जुड़ नहीं जाए, इंटरकनेक्ट नहीं हो जाए, जो स्ट्रैंड्स अलग हुए थे उसको रोकने का काम करते हैं एसएसबीपी या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, दैट प्रिवेंट्स इंटरकॉइलिंग। और दूसरा इनका इंपॉर्टेंट काम है ये, और इसकी वजह से, एसएसबीपी की वजह से एक इन्वर्टेड वाई के शेप का ओरिजिन फोर्क या रिप्लिकेशन फोर्क बनाते हैं। दो अनवाइंडिंग स्ट्रैंड, दो अलग अलग होते हुए स्ट्रैंड। अब ये जो स्ट्रैंड्स अलग हो रहे हैं, तो आप को याद होगा कि रस्सी को अगर हम अलग करें तो नीचे से अगर आप खोलिए तो ऊपर बहुत टेंशन हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो उस रिलीज ऑफ टेंशन ओवर अनकॉइल्ड डीएनए स्ट्रैंड, जो जो एरिया जहां से खोल रहे हैं वहां के ऊपर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, उस स्ट्रेस को रिलीज करना जरूरी है ताकि हेलिकेज आराम से दोनों स्ट्रैंड को अलग करता जाए। तो वो जो रिलीज ऑफ टेंशन है, दैट इज डन बाय द फोर्थ एंजाइम, दैट इज टोपोआइसोमरेज। इसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं। दिस एंजाइम इज ऑल्सो, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं नीचे पॉइंट्स आगे के स्लाइड्स में, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ समझते चलिए। बाद में हम लोग इसको पूरा आपको लिखा हुआ ये आपके स्लाइड्स में मिल जाएगा। दिस टोपोआइसोमरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीएनए गायरेज और डी गायरेज, और डी जी जीएज भी लिखा हुआ है। सो दिस एंजाइम टोपोआइसोमरेज releases the stress on or off the unwinded स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो जो स्ट्रैंड अलग हो रहा है उनके ऊपर जो बिना अलग हुए जो स्ट्रैंड हैं उनको आप रस्सी को इमेजिन कर सकते हैं कि रस्सी को जब खींचते हैं तो दो स्ट्रैंड को अलग, रस्सी के जो जो लपेटे हुए दो पार्ट हैं वो खींचिएगा तो ऊपर बिल्कुल चिपक जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उसको रिलीज करता है टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज। देन कम्स द स्टेप 6। अब यहाँ पर जब दो स्ट्रैंड अलग हो गए हैं तो इन अलग हुए स्ट्रैंड्स पर नए स्ट्रैंड बनने हैं। तो यहाँ पे आप जस्ट रिमेंबर इट, यहाँ पे आप याद रखिए कि बहुत सारे एंजाइम्स, यहाँ पे दो एंजाइम एक साथ आगे पीछे काम करेंगे। सबसे पहले काम करता है डीएनए प्राइमेज एंजाइम, जो आरएनए प्राइमर्स बनाता है। यहाँ पर अब ये मान लीजिए ये 3 स्ट्रैंड जा रहा है और ये 3 5 स्ट्रैंड जा रहे हैं, दो स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं। अब इनको इन पर जो नया स्ट्रैंड बनेगा, उस नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए जरूरत होती है, सबसे पहले काम शुरू करने के लिए डीएनए के नए स्ट्रैंड बनने के लिए जो इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के डीएन टीपी जो बिखरे हुए हैं सराउंडिंग मीडियम में, उनको एक्टिवेट करना। डीएनडीपी को एक्टिवेट यहाँ पर भी होता है डीएनटीपीज में। अब उनको कलेक्ट करके स्ट्रैंड बनाने के लिए पहले बनाना होता है आरएनए प्राइमर।
और ये आरएनए प्राइमर बनाया जाता है बाय द एंजाइम डीएनए प्राइमेज। सो डीएनए प्राइमेज एंजाइम नाउ स्टार्ट, सिंपली याद रखिए, डीएनए प्राइमेज 6 स्टेप में आरएनए प्राइमर छोटा सा बनाता है। अब ये आरएनए प्राइमर, अब इसका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। जो स्ट्रैंड, क्योंकि हम इसके पहले देख करके आ रहे हैं कि हमेशा डीएनए के जो स्ट्रैंड बनते हैं रिप्लिकेटिंग स्ट्रैंड्स पे, हमेशा जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनता है। तो नेचुरली क्या होगा, अब ये जो 5 3 डायरेक्शन का एंजाइम है, सॉरी स्ट्रैंड है, दिस इज दिस, एंड 3 to 5 स्ट्रैंड ये है। तो जो 5 3 स्ट्रैंड जहां पर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये तो 3 to 5 का डायरेक्शन हो गया, और ये 5 to 3 का डायरेक्शन है। तो इस यहाँ पे जो बनेगा, ये यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर बना। अब ये आरएनए प्राइमर आगे बढ़ाना शुरू करेगा डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को नॉर्मल कंडीशन में। ये लगातार बनते, जैसे जैसे अनजिप होता जाएगा वैसे वैसे 5 to 3 एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनते चले जाएंगे। कहीं कोई यहाँ पे कुछ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस या लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लीड कर रहा है डीएनए के रिप्लिकेशन को। दिस इज लीडिंग और कंटिन्यूअस strand. This is helicase. This is डीएनए। ये जो सबसे पहले हमने देखा था, यहाँ पे है आपका एंडोन्यूक्लियस शुरू करता है, और ये सारे हैं SSBP प्रोटीन्स। नाउ ये डीएनए का प्राइमर 5 3 एंड पर नॉर्मल बन रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैंड है जो 3 to 5 एंड पे रन कर रहा है, एंटी पैरेलल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का जो प्राइमर है, या अब ये बनाने का काम, ये जो नया स्ट्रैंड बनता है, दैट इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब इसको आगे अब देखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो डीएनए के रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज अब ये न्यू स्ट्रैंड को बनाना शुरू करता है। यहाँ से आरएनए प्राइमर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड बना रहा है, या आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो बन गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड। एक तो जब तक एंड नहीं होता है तब तक नॉर्मल ये बनेगा, बट जो 3 to 5 एंड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर 3 to 5 एंड पे तो डीएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं करता है। डीएनए आरएनए का पॉलीमर या आरएनए का प्राइमर जहां पर 5 एंड से 3 एंड जब तक नहीं जाएगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड बनाना नहीं शुरू करेगा। तो ऐसी हालत में ये जो डीएनए प्राइमेज है, ये छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बनाना शुरू करता है। ये जो ब्लू कलर के हैं, दीज आर द आरएनए। ये ब्लू कलर का है आपका आरएनए डीएनए प्राइमेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए प्राइमेज तो ये आरएनए पॉलीमर्स को बना रहा है। दिस इज डीएनए पॉलीमरेज जो नए स्ट्रैंड्स को बना रहा है। दिस इज डीएनए पॉलीमरेज। अब ये स्ट्रैंड्स को जोड़ता चला जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बन रहे हैं। दीज ग्रीन कलर्स, ये बीच बीच में आरएनए प्राइमर बन रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन इनका 5 to 3 एंड ही है, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज इसी डायरेक्शन में काम ही करता है। तो चूंकि वो उसको चुन करके लेना है, बीच जहां पर 5 एंड आएगा वहां पर से नया आरएनए प्राइमर बन जाएगा, डीएनए प्राइमेज बना देगा, और वहां पे डीएनए पॉलीमरेज उसको जोड़ करके एक नया स्ट्रैंड बनाएगा। तो इस तरह से ये आरएनए प्राइमर है, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज है, ये नया स्ट्रैंड बनाया। यहाँ आरएनए प्राइमर है, जहां जहां 5 एंड है, क्योंकि 5 एंड चलता चला जा रहा है, एक ही 5 एंड ऊपर और एक नीचे नहीं है ना, डायरेक्शन पे, उस डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रही है। तो ये इस तरह से 5 एंड 3 एंड 5 एंड 3 एंड के छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं।
5 एंड 3 एंड या 5 प्राइम 3 प्राइम के छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं. नाउ दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बीच बीच में क्या है? आरएनए प्राइमर्स, इफ यू रिमेंबर. तो इस तरह से ये जो टुकड़ों में बना है स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, और ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना है, दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड. मैंने इसके आगे के स्लाइड्स में पूरा कंप्लीट व्यू आपको दिया है इन द फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड. हम यहाँ पे पॉइंट्स सिर्फ देख रहे हैं. So we have seen up to the 6 point के बाद ये step 7 है, synthesis of new DNA strand by DNA polymerase enzyme. Last step है DNA polymerase enzyme. अब यहाँ पर activates complementary base pair nucleotides present in surroundings, and it is done only in 5-3 direction and attracts all activated DNTPs complementary to DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट मतलब ओरिजिनल स्ट्रैंड. ये जो ब्लैक कलर में है ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है. सो दीज आर द 7 स्टेप्स. इसका फाइनली इस तरह से दो लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, लैगिंग स्ट्रैंड बन गया. अब लैगिंग स्ट्रैंड में जो आरएनए के प्राइमर्स हैं, लैगिंग स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करेगा. जो आरएनए के प्राइमर्स जो यहाँ पे थे, इनको निकाल देगा डीएनए लाइगेज, और जो टूटे हुए टुकड़े हैं इनको जोड़ देगा. ये एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स जब हम आगे ज्यादा डिटेल्स देखेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस के समय, उस समय देख सकते हैं. बट आप याद रखिए कि ये टुकड़े टुकड़े को डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज तो स्ट्रैंड्स बना रहा था. द लास्ट एंजाइम इज द डीएनए लाइगेज, जो इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को यूनाइट कर देगा, और इस तरह से दो डीएनए स्ट्रैंड बन गए एग्जैक्टली आइडेंटिकल. फर्स्ट जनरेशन में एक एक दोनों के पेरेंटल हैं, और सेकेंड जनरेशन में कॉम्बिनेशंस आएंगे. सो दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रैंड, दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड. और इस तरह से ये पहला ये लीडिंग स्ट्रैंड बना और ये लैगिंग स्ट्रैंड बना. इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बनता हुआ, दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड. So this is how the semi-conservative method of replication results into formation of two replicas, identical replicas of parental DNA strand, one parental and one new. And now these are the representations. ये eukaryotic and prokaryotic replications में क्या क्या difference होते हैं? पहला यूकैरियोटिक लीनियर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल रिप्लिकेशन बबल्स या रिप्लिकेशन ओरिजिन पॉइंट्स बनते हैं, जो इन फॉर्म ऑफ रिप्लिकेशन फोर्क्स कई एक बनते हैं. प्रोकैरियोटिक में एक रिप्लिकेशन बबल बनता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन फोर्क. एक रिप्लिकेशन फोर्क एक स्टैंड पे बनेगा. सो ये है आपका प्रोकैरियोटिक. दिस इज द रिप्लिकेशन फोर्क, and this is called as थीटा मॉडल. थीटा के शेप में बन रहा है ये, इसलिए ये थीटा मॉडल कहा जाता है. और दिस इज द लीनियर मॉडल. इसमें कई एक हैं, लीनियर अरेंज रहते हैं. लीनियर डीएनए में लीनियर कई एक बनते हैं. सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस. और ये जो है, दीज आर द, ये 7 स्टेप्स अब हो गए हेलिकेज. अब ये 7 स्टेप्स फिर से हम पढ़ते नहीं है, आपके अपने पॉइंट्स के लिए. इसको हम आगे के स्लाइड्स में भी पॉइंट्स दे दिए हैं. एंड this is the comparison between the prokaryotic and eukaryotic replication. This is the prokaryotic replication, this is the eukaryotic replication. So with this, आपका ये लास्ट पॉइंट है, रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स क्या है. नाउ दीज आर द पॉइंट्स फॉर योर नोट्स, फॉर योर आंसर्स, और फॉर योर MCQs और short answers. Now leading strands क्या कैसे बनते हैं? This is the formation of leading strand. ये direction of 5-3 डायरेक्शन में नए स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं. सिंथेसिस ऑफ प्राइमर हो रहा है और इस तरह से कंप्लीट कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है. दिस इज द फॉर्मेशन रिप्लिकेशन फोर्क. यहाँ भी बना, यहाँ भी बना. यहाँ पर छोटे छोटे प्राइमर बन रहे हैं जो 5-3 आगे बढ़ेंगे, इनको ज्वाइन करेगा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे. और इस तरह से ये लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है, ये लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन है. दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन. इसको मुझे लगा कि इसके पॉइंट्स अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है आपके आंसर के लिए. सो दीज आर नाउ द स्टेजेज. अब यहाँ तक एज आई हैव टोल्ड यू 38 तक वो पॉइंट्स के साथ आपके सीबीएसई या एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से
दिस मच इंफॉर्मेशन इज एनफ फॉर यू फ्रॉम 39। अब आप ये डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए बी प्रोटीन, डीएनए सी हेलिकेज, डीएनए लोडर्स अभी हम सिर्फ पढ़ करके आए हैं ओरिजोम या ओरिजिन के लिए। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए प्रोटीन्स होते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए गायरेज अभी हम देख चुके हैं। ये सारी चीजें अब रिप्लिकेशन को हम ऑल ओवरऑल 3 स्टेप में बांट सकते हैं। दैट इज द इनिशिएशन, जहाँ रेप्लिकेशन फोर्क जहाँ बनता है, एंडोन्यूक्लियस से इनिशिएशन होता है, देन इलोंगेशन होता है, हेलिकेज धीरे धीरे अनजिप करता जाता है, डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड बनाता जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आरएनए प्राइमर से, जिसको कि डीएनए प्राइमेज ने बनाया है। तो दैट इज द इलोंगेशन। अब ये इलोंगेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर योर डिटेल्स, ये कहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहाँ पे बीटा ग्रुप्स हैं, कहाँ पे गामा ग्रुप्स हैं, कहाँ डेल्टा ग्रुप्स हैं, दिस इज, आई डोंट थिंक ये आपको बहुत जरूरत है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। डीएनए जी प्राइमेज हम देख चुके हैं कितने तरह के डीएनए के प्राइमर्स हैं जो मिशन में हेल्प कर रहे हैं। नाउ दीज आर अगेन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हाउ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंट। देन this is finally the Okazaki fragments are formed in the lagging strand. This is the representation. And with this ends the DNA replication as per NCERT and CBSE syllabus or Maharashtra government syllabus. For IB or for the that is international boards or for the NEET examination, some more terminologies if you are interested I have given here। the last step टर्मिनेशन में स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं, टस टर कॉम्प्लेक्स बनता है। अब क्या है ये टर साइट्स, क्या है टस साइट्स, क्या है इनसे फाइनल टर्मिनेशन रिप्लिकेशन का कैसे होता है। यू कैन टेक योर आंसर पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्लाइड if you are interested। Now this is a summary of the entire replication process। These both are, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। जो आपको अपने आंसर में ज्यादा सही लगे, ज्यादा अप्रोचेबल लगे, ज्यादा समझ में आए, आप उसको ले सकते हैं। नाउ एक ये जो पॉइंट है, ये 15 पॉइंट आप देखिएगा और 21st स्लाइड से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 करके। एक साइड पे मुझे पूरा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक किसी साइड पे बहुत अच्छे से मिला है, अप टू 21 पॉइंट्स। उसमें बीच में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हैं मैंने, बट वो स्लाइड मैं 21 से लेकर के 53rd 54 तक है शायद। 21 पॉइंट्स हैं इसमें, जिसमें जिसको आप 28 स्लाइड से, सॉरी 28 स्लाइड से शुरू है और 21 पॉइंट्स हैं इनके। इनको अगर आप अपना आंसर प्रिपेयर करना चाहें तो सिर्फ ये इतने स्लाइड्स के मेन पॉइंट्स को चुन के भी आप अपना नोट बना सकते हैं। सो दिस इज अबाउट the replication in a semi-conservative method। These are the different points। ये जिसमें 19 इसीलिए बीच में ये आ गया RNA wall and 3 types of RNAs। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि किस तरह से DNAs का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन हेल्प करता है आगे प्रोटीन्स के सिंथेसिस में, जो एक्चुअली आरएनए बनाता है। और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो डीएनए एनकोड करता है, दैट इज द जेनेटिक इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। तो हम जेनेटिक कोड भी देखेंगे, पहले उसके हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, सेंट्रल डॉगमा। अब किस तरह से डीएनए पेरेंटल कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ले जाता है, नए कैरेक्टर्स दिखाता है। प्रूफ रीडिंग डीएनए रिप्लिकेशन में जो 7 स्टेप्स हमने देखे थे, उसमें एक स्टेप ये भी है कि प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म भी साथ साथ चलता है। डीएनए अपने स्ट्रैंड्स बनाता जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज जो एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर एंड टस के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे हेल्प इन प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। एरर रेक्टिफिकेशन भी साथ साथ होता चलता है। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। नाउ अगेन जैसा मैंने आपको बताया था 19 पॉइंट, देन 30 पॉइंट, 20th आरएनए वॉल तो हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो मुझे लगा आप अगर अपना नोट बनाना चाहें तो आपको बहुत सुविधा होगी।
इधर से उधर से लेने की जगह आप सीधे फर्स्ट पॉइंट से लास्ट 21st पॉइंट तक जा सकते हैं और अपना नोट तैयार कर ले सकते हैं. सो एनीवे ये आप पर डिपेंड करता है. नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा, what are the three types of RNAs, what they do in protein synthesis. Central dogma is the conserve DNA, then RNA, then protein. ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, जिसके बेसिस पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन इज द ट्रांसलेशन. ये ओवरऑल प्रोसेस इज प्रोटीन सिंथेसिस दैट वी विल सी इन द next class. So I hope you must have understood very clearly DNA replication. Do like, share and subscribe the channel if you want it. Tell your student friends about this. That is, ना शेयरिंग में, ना सब्सक्राइबिंग में, ना लाइकिंग में कोई पैसा लगता है. अगर आपके कोई सजेशंस एडवाइसेस हैं तो डू राइट इन चैट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए. मैं बहुत जिस्ट अपने पूरे वीडियो का हर इस तरह के वीडियो के साथ दे रही हूँ इन इस मेन टॉपिक पे, ताकि आपको अपना नोट बनाने में, पढ़ने में, याद करने में सुविधा मिल सके. प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो. अगला वीडियो मैं जैसे ही रिलीज करूंगी, अगर आपने अपने उस चैनल पर जा करके बेल दबा दिया है तो आपको नोटिफाई हो जाएगा कि न्यू वीडियो आ चुका है.